मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इसमें मैं बनारस में कचहरी में हूँ और यहाँ पे कचहरी भी काशी में है और काशी में जो है हम श्रीनाथ त्रिपाठी जी के चैम्बर में हूँ। ये वर्तमान समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं जो भी हैं, अभी उनके मुख से हम सुनेंगे। ये बनारस बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रह चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। कुछ आप अपना नाम और अपना इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पद है वो बता दें सर। मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में वकालत करता हूँ। बनारस बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रह चुका हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ। वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का को चेयरमैन हूँ। धन्यवाद। आप अभी पिछले महीने जो है आप जो है यूके गए हुए थे, वहाँ MOU का साइन हुआ है। उस MOU का उद्देश्य क्या है सर? बार सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं पड़ी जिनमें ये कहा गया कि साहब हमारे ब्रिटेन के नागरिक जो हैं या विदेशी नागरिक जो हैं उनके आर्बिट्रेशन के मसले इंडिया में और ब्रिटेन में लंबित हैं और वो नागरिक चाहते हैं कि हम अपने अधिवक्ताओं को इंगेज करें। इसलिए याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि चूंकि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ एजुकेशन को और इन चीज़ों को गवर्न करती है, तो बार काउंसिल को उन्होंने एक तरह से निर्देश दिया कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड जो वेल्स में है, वेल्स और गवर्नमेंट से, वहाँ की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया। उन लोगों ने भी कांटेक्ट किया और एक लंबी वार्ता के बाद ये तय हुआ कि हम लोग एक MOU साइन करें। चूँकि वहाँ की 3 बॉडी को आना था और बात करनी थी और हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया सक्षम बॉडी थी, हमारे यहाँ अकेली बॉडी थी, तो हमारे यहाँ का 16 सदस्यीय बार काउंसिल सदस्य ब्रिटेन गए और एक लंबी वार्ता वहाँ 5-6 दिन तक चली। 2-2, 3-3 घंटे की लंबी वार्ताओं, तमाम लंबी वार्ताओं के बाद विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनते बनते अंत में एक MOU साइन हुआ। इसमें कई बातें हैं कि वहाँ का नागरिक अगर चाहे अपने अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न हाई कोर्ट में लाना तो वो ले आएगा। यहाँ आने पर वो अधिवक्ता यहाँ के अधिवक्ता को भी इंगेज करेंगे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तो रहेगा ही रहेगा और इस तरह से करके उस मुकदमों का निष्पादन होगा। हमारा कहना ये है कि हमारे यहाँ भी यही है कि हमारे यहाँ के भी लोग अगर वो इंगेज करना चाहेंगे तो वैसे ही ब्रिटेन जाएंगे, वहाँ अपीयर होंगे। गवर्नमेंट से हम लोगों ने वार्ता की कि हमारे वीज़ा किस प्रकार का होगा। हम लोगों ने कहा कि वीज़ा हमारा एक प्रोफेशनल वीज़ा होना चाहिए जो सम्मानजनक है। एडवोकेट प्रैक्टिस हमारे यहाँ एक नोबल प्रैक्टिस मानी जाती है। उस सम्मान से उनको एक वीज़ा दिया जाए, वो जाएं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ विभिन्न कोर्ट में अपीयर हों और अपनी बात रखें। इसी उद्देश्य से हम गए थे। ये उद्देश्य पूर्णतः सफल रहा। ये स्टूडेंट के लिए है कि या जो स्टूडेंट बन चुका है प्रैक्टिस के लिए यहाँ? अब अच्छा सवाल आपने किया। प्रैक्टिस के अलावा भी उसमें प्राविधान है कि छात्रों को भी एक दूसरे के यहाँ सीखने का मौका दिया जाए, और भी प्राविधान उसमें हैं। ये अच्छा सवाल है और ये अच्छा प्रयास है। तमाम छात्र भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो ये छात्र जो जाना चाहें वहाँ इंग्लैंड, वो किसके खर्चे पर जाएंगे ये बताएं। अभी इन खर्चों के बारे में तमाम रूल्स बनने हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया बातें आई हैं, छात्रों का अपना रहेगा और कुछ गवर्नमेंट सुविधाएं देगी उसमें। अभी इतनी बातें तय हुई हैं। जैसा कि कुछ बातें हैं कि वो सिर्फ 90 दिन के लिए ही वीजा का ऐसा प्रारूप है। जाहिर है सीखने का समय, प्रशिक्षण का समय एक सीमित समय होगा, अनंत समय के लिए हो नहीं सकता और 90 दिन का समय कम नहीं होता। प्रैक्टिस नहीं करना, अभी सिर्फ सीखने के जो छात्र हैं जो अभी एडवोकेट नहीं हैं, प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? तो सीखने के उद्देश्य से ही जाएंगे। ये अभी ये कब तक आगे जो है प्रक्रिया ये चल सकती है? वो ये प्रक्रिया MOU साइन हो गया, विभिन्न प्रकार के रूल्स बनने हैं और कोई एप्लीकेशन अब आवे तो बात आगे बढ़े। एक प्रश्न और है जो स्टूडेंट जो है ला करके आ रहे हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलाहाबाद में रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, उसके बाद ये परीक्षा का एक प्राविधान हो गया है। तो क्या ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा ये क्या
पैसा ज़्यादा का सवाल कहीं नहीं है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बाद अपनी कोई आमदनी नहीं है सिवाय नए पंजीकरण के, और उनके समस्त एग्जाम पहले करा लिया जाए तो क्या होगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ यूपी जब तक वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होगा, कुछ अनुभव नहीं प्राप्त कर लेगा साल 2 साल का, तब तक हम उससे परीक्षा कैसे ले सकते हैं? मतलब वो रजिस्ट्रेशन करा करके तब वो अनुभव प्राप्त करेगा, लायबल होगा। 2 साल के अंदर वो अनुभव प्राप्त करके परीक्षा दे सकता जब वो 4 अटेम्प्ट का उसको छूट है, मान लीजिए 3 अटेम्प्ट वो फेल हो जाता है, चौथे में भी फेल हो जाता है, फिर वो पैसा क्या होगा उसको? तो वो ऐसा पैसा यार, जो पैसा आपने परीक्षा जो दी वो लॉ के मुताबिक, तो उसको पुनः फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पुनः कराना। लेकिन हम लोगों ने अभी लिबर्टी दे रखी है कि वो और भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। धन्यवाद आपको बताने के लिए। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बनारस बाद में हूँ। आप अधिवक्ता हैं, आप बताएं, अपना नाम बताएं। यामिनी शर्मा। जी, आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं करीब 8 साल हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हाँ। बीसीआई और इंडिया, बीसीआई और यूके के द्वारा जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। हाँ। जो बीसीआई के मेंबर जो है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो वाराणसी में रहते हैं, ये हाँ। गए थे। तो उस एमओयू में क्या सिग्नेचर हुआ है, क्या कंप्रोमाइज, क्या समझौता हुआ है? आमतौर पे ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से लॉ करते हैं तो इंटर्नशिप भी हमारी लोकल अदालत में ही होती है, या हम जिले के जो भी आसपास के अदालत हैं वहाँ इंटर्नशिप करते हैं। अधिक से अधिक हम हाई कोर्ट में कर लेते हैं स्पेशल परमिशन के साथ। पर जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, उसमें ये हुआ है कि लंदन के बच्चे आके हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड अदर्स यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़ रहे हैं, वो जाके लंदन में इंटर्नशिप 3 महीने की 3 महीने जी इंटर्नशिप कर सकते हैं। खर्चा कौन उठाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? नहीं, इसके बारे में अभी हम लोगों को विधिवत जानकारी नहीं है कि खर्चा कौन उठाएगा। हाँ, गवर्नमेंट हेल्प जरूर करती है किसी भी तरीके के इंटर्नशिप के लिए। जब बच्चे जाते हैं बाहर तो गवर्नमेंट हमारी करती है। जैसे इंडस्ट्रियल विजिट पे ज़्यादातर बच्चे MBA वगैरह के बच्चे जाते हैं, वहाँ दुबई और ये सब जाते हैं, तो वो उनकी यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों मदद करती है। जी बिल्कुल। तो हमारी बार काउंसिल भी निश्चित रूप से इसमें मदद करेगी। एक बात और बताइए, अभी जो स्टूडेंट ला करके निकल रहे हैं और उनका एक और परीक्षा हो रहा है रजिस्ट्रेशन कराने के, AIB। तो हाँ, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है, क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित है। नहीं, जैसे कि अभी स्टूडेंट बन के यहाँ आ गए, हाँ। तो रजिस्ट्रेशन कराने के पहले ये परीक्षा करा लेनी चाहिए कि नहीं? देखिए, 3 साल वो लॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उनको 2 साल का टाइम दिया जाता है। वो बीइंग अ टाइम वो अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर वो तुरंत नहीं पास किए तो फिर वो उनका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। वो 2 साल प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, सीखते भी रहते हैं। विदिन अ 2 आप तुरंत भी करा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। हमारे हम मानक मापदंड के लिए कभी घबराते नहीं हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस समय मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के हाल में हूँ और भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मैं विनोद कुमार सिंह जी। और लगभग 30 वर्ष से मैं दीवानी कचहरी में जी 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 एज अधिवक्ता यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, आप ये बताइए कि पिछले महीने यहाँ के बीसीआई की तरफ से जो है अधिवक्ता यूके में गए थे, एक MOU साइन हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? हमारे ख्याल से ये चर्चा में जरूर आया था कचहरी में जी। कि बीसीआई ने अपने किसी मेंबर को जी यूनाइटेड किंगडम में भेजा है जी इस बाबत की अधिवक्ता वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले। जी। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से अधिवक्ता वहाँ जाएंगे, कैसे वहाँ छाटे जाएंगे, किस अधिवक्ता को भेजा जाएगा। और ये जो साइन हुआ है 5/6/2023 को, तथ्य कम से कम लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। बिल्कुल। ये अभी तक हमारे ख्याल से किसी को जानकारी नहीं, मेरे संज्ञान में है। और इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है? बिल्कुल किसी को जानकारी नहीं। हमारे ख्याल से यहाँ पे जितने अधिवक्ता बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछ लें तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। वो क्या ट्रेनिंग लेंगे, क्या वो ट्रेनिंग देंगे, किसके लिए सुविधा है? बिल्कुल किसके लिए सुविधा है? स्टूडेंट, हाँ, एडवोकेट के लिए। अभी तक नहीं हुआ। आप ये सीधा जान लीजिए कि स्टूडेंट जो बाहर से वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जो सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उनका सीधा रजिस्ट्रेशन ये लोग कर देते हैं पैसा लेकर। उसके बाद ये एग्जाम लेते हैं, जबकि एग्जामिनेशन पहले लेना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है। ये सब ये सारे ये जो पैसे जो ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो ये पैसे जो लेते हैं ये लोग, जो ये लोग पैसा जो इकट्ठा करते हैं, जो हमारा ही पैसा है, उसका ये दुरुपयोग हम कह रहे हैं। बिल्कुल ये दुरुपयोग है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करना चाहूँगा। महेंद्र प्रताप सिंह। जी जी जी। मतलब ये जो परीक्षा की विधि चल रही है ये बिल्कुल जो है इलीगल, निहायत ही अनलीगल है। इससे नवयुवकों का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। परीक्षा लेनी चाहिए फिर इसके बाद, लेकिन ये एक लंबे अमाउंट मोटे अमाउंट के चक्कर में पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं बाद में परीक्षा लेते हैं। परीक्षा फीस भी मोटी है, परीक्षा फीस भी छोटी नहीं है। और जितने बार वो फैलेंगे उतने बार वो परीक्षा फॉर्म भरेंगे और उतनी बार परीक्षाएं देंगे। एक और अधिवक्ता बैठे हुए हैं जो इसी असेंबली में बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। पप्पू लाला राय। जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे ला करके आ रहे हैं तो उनसे जो परीक्षाएं रजिस्ट्रेशन के बाद करा रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे ला करके आ रहे हैं तो उनका कंपटीशन जो AIB की परीक्षा है तब लीजिए, तब रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे हर सरकारी गवर्नमेंट परीक्षा अगर फार्म भरते हैं आप हैं तो उसमें पहले परीक्षा होता है, जब पास करते हैं तो मेरिट और ज्वाइनिंग होता है। इस प्रक्रिया से अगर कोई बच्चा आएगा तो टैलेंट भी रहेगा, उसका भविष्य भी बनेगा बढ़िया। अगर वो ला करके आ रहा है फिर AIB परीक्षा ले रही है तगड़े से मेहनत से तो टैलेंट भी रहेगा, अच्छा खासा पोस्ट भी पढ़ भी जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मेरा सर ये कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक मोटी रकम जो है छात्रों से वसूल ली जाती है, उसके बाद उनको 2 साल का समय दिया जाता है कि उसमें आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, आपको क्वालिफाई करना है और हर एग्ज़ाम के लिए लगभग 3,500 की जो है फीस उनको पेड की जाती है। अब वो फीस भी लैप्स हो जाती है। तो अब अगर किसी कारणवश, क्योंकि एक पढ़ाई के दरमियान और एक प्रैक्टिस में आने के बाद बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में जो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब वो लड़का अगर आकर किसी कारणवश अगर AIB नहीं निकाल पाता है तो उसके द्वारा जो एक मोटी रकम जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे दी गई है वो उसको रिफंड क्यों नहीं होती है? या तो एक पैमाना तय कर लिया जाए कि अगर आप नहीं करते तो हम 25% 20% काट कर हम आपका सारा पैसा हम आपको रिफंड कर देते हैं। वो भी पैसा अब जो है बच्चे का जो है रख लिया जाता है। उसके बाद हर एग्जाम के लिए 3,500 का अमाउंट लिया जाता है। अच्छा, मान लीजिए वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गया, तीसरे में भी फेल हो गया और फिर आपका पैसा सुरक्षित है। अगर मान लीजिए चौथे में भी फेल हो जाता है तो क्या वो पैसा क्या होगा? वो पैसा वो फिर अभी तक किसी छात्र को वापस नहीं मिला है। कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई इसका कोई बाइलाज ही है। जी जी, वो एकदम वो टोटल लफ्स रहते हैं। और तो इस तरीके से एक जो नया अधिवक्ता है, जो नया आ रहा है, वो कैसे कैसे पैसे का व्यवस्था करता है, किसी से कर्जा लेता है, किसी से उधार लेता है या किसी सहायता मांगता है, तो उस तरीके से तो उसका तो शोषण किया जा रहा है इस तरीके से। तो इस पर जो है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पर गहनता के साथ जो है विचार करना चाहिए इस पे, जिससे जो है छात्रों के साथ जो है उनका शोषण ना हो। धन्यवाद धन्यवाद सर। भाई साहब अपना नाम बताएं। अरुण कुमार श्रीवास्तव। आप ये बताएं कि अभी हाल में 1 महीना पहले की बात है, यूके में गए थे, इंडिया की तरफ से जो है PCI की तरफ से एक अधिवक्ता गए हुए थे और MOU का साइन हुआ था। इसके बारे में आपको क्या जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं।